ठीक है। हाँ जी, क्या पढ़ना चाह रहे हो पहले? मान लो बात इसकी ही करते हैं। सीक्वेंस है, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको देने जाएंगे तो सीक्वेंस की डेफिनेशन ये होती है कि सपोज करो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। एक बात कर रहे हैं पहले, सेट n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और s कोई सबसेट है रियल सेट का, ठीक है। और f कोई फंक्शन है n से s पर। तो ये f फंक्शन सीक्वेंस बन जाएगा s के अंदर। अब यहां कितने सारे शब्द यूज हुए? सेट शब्द यूज हुआ, फंक्शन शब्द यूज हुआ। और अगर हम इन शब्दों को नहीं जानते ना, तो फिर हमारी समझ में डेफिनेशन नहीं आएगी। तो भले ही आप चाहे सीक्वेंस से शुरू कर लो, या आप शुरू कर लो लिमिट से। लिमिट भी किसकी निकलती है? फंक्शन की निकलती है। और फंक्शन किसके ऊपर बनता है? सेट के ऊपर। तो आपको पढ़ना अल्टीमेटली क्या है? पहले सेट ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप सीक्वेंस शुरू कर लो या लिमिट शुरू करें, हमें पढ़ना क्या पड़ेगा? पहले सेट। हमें जानकारी होनी चाहिए किसके विषय में? सेट के विषय में, ठीक है। अब बताइए, कोई डेफिनेशन पता हो, कहीं सीखी हो, किसी ने बताई हो सेट की कोई डेफिनेशन? क्यों दी? कोई डेफिनेशन सेट की बताई हो? कुछ भी आइडिया हिंदी में, इंग्लिश में? ठीक है। और हिंदी इंग्लिश जैसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अब जो नाम आप यूज करोगे, होता तो ये समुच्चय है, लेकिन आप इसको अब बोलोगे क्या? सेट। समुच्चय आप अब यहीं भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद की जो जर्नी है ना मैथ में, वो सारी किस में होगी? हाँ, मायने नहीं रखता कि 12वीं आपने हिंदी माध्यम से किया या इंग्लिश से। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं क्या? सेट। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देंगे सेट की। सेट, a well defined collection of a well defined collection of distinct objects is called a set. Is called a set. A well defined collection of distinct objects is called a set. अब इसमें भी सारी बात कर लेते हैं कि कौन चीज क्या है। सबसे पहले बात हो रही है किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट वो चीजें होती हैं जिनको हम देख पाते हैं जीवन में। एक शब्द सुना है, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मीन्स देखना। तो जीवन में आपके चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, वो सारी चीजें क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। एक पंखा रखा हुआ है, कुर्सी पड़ी हुई है, आपके हाथ में पेन है, मैं खड़ा हूं, ये सारी चीजें क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे ऑब्जेक्ट्स लेने? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेने, अलग अलग। मुझे ही आप दो बार नहीं ले सकते। दो आदमी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग। मुझे ही आप दो बार नहीं रख सकते उसमें, ठीक है। अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ले लिए, उनका तैयार करना है क्या? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है एकत्र करके रख लो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लो? एकत्र कर लो। इकट्ठे कर लिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या कर लिए? कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे कर लिए। और इस कलेक्शन को कर दीजिए आप वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित कर दीजिए। क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। आपने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन तैयार किया, उस कलेक्शन को क्या कर दिया? वेल डिफाइंड कर दिया। तो अपने आप ही क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात क्या है कि अगर कलेक्शन को वेल डिफाइंड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? वेल डिफाइंड कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है जी? सेट कहलाता है।
अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। ठीक है, अभी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये बात क्लियर होगी? तो मेरे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मैंने कलेक्शन लिया, अगर वो कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड है, तो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वेल डिफाइंड की, तो बिल्कुल लिख लेते हैं कि भाई वेल डिफाइंड, बाय वेल डिफाइंड we mean that we mean that there is no there is no ambiguity सारे मतलब अभी बताएंगे, रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बाय वेल डिफाइन से हमारा मतलब ये है कि हमें कोई संदेह ना रहे कि कौन से ऑब्जेक्ट बाहर रखे जाने और कौन से अंदर रखे जाने। बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज नो एम्बिगिटी, एम्बिगिटी का मतलब है संदेह। हमें क्या ना हो, कोई संदेह ना रहे हमारे मन में कि कौन से ऑब्जेक्ट इंक्लूड करे जाने, इंक्लूड का मतलब है कौन से लिए जाने और कौन से बाहर रखे जाने। ठीक है, अब मैं आपसे बताऊं, एग्जाम्पल की हेल्प से काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। एक बात पर आ रहे हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएंगे कि एम्बिगिटी का मतलब क्या है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द बुक ऑफ मैथ, द बुक्स ऑफ मैथ्स। एक में तो मैंने कहा, अच्छा इनमें से देखो ये दोनों क्या हैं, दोनों क्या चीजें हैं? कलेक्शन है। एक में क्या आ रही हैं? अच्छी किताबें आ रही हैं, और एक में क्या आ रही हैं? मैथ की किताबें आ रही हैं। अच्छा एक बात बताना बहुत सोच समझ कर, मैंने आपसे कहा कि दुनिया में जितनी भी अच्छी किताबें हैं उनको इस बॉक्स में लिख दो। आप कौन कौन सी लिखोगे? रामायण महाभारत? नहीं, उनसे पूछा जा रहा है, आपसे नहीं। रामायण महाभारत लिख दोगे? ठीक है, हाँ कुछ किताबें ले लोगे। अच्छा, जरूरी थोड़ी है जो आपने जवाब दिए वही जवाब ये देंगे, इनकी चॉइस अलग भी तो हो सकती है। ये कुछ और किताबों को अच्छा मानते होंगे। भाई जो इनको पसंद है, क्या वो आपको भी पसंद आ सकती हैं किताबें? हैं? तो इनकी चॉइस अलग हो सकती है और आपकी चॉइस अलग हो सकती है। आप लोग अलग अलग हो, अलग अलग सोचते हो। तो ये जो खाना मैं आपको बना कर दे रहा हूं, इसमें कुछ और, आप तो घर से कुछ और भर कर लाओगे और ये कुछ और भर कर लाएंगे, तो क्या दोनों के लिए एक जैसा आया? नहीं आया। तो आपके मन में ये संदेह है कि कौन सी किताब अच्छी है और कौन सी किताब अच्छी नहीं है। आगे बात समझ में? संदेह है ना? अब एक काम करता हूं, कलेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ मैथ्स। अब की बार किसका कलेक्शन है? गणित की किताबों का कलेक्शन है। मैंने बता दिया, गणित की जितनी भी किताबें हैं ना, सबके नाम भर दो इसमें। अब आप क्या काम करोगे? इंटरनेट पर जाओगे, मैथ की जितनी भी किताबें हैं सबको निकाल लोगे और इसमें क्या लिख दोगे? सबके नाम को। वही काम ये करेंगे, वही ये करोगे, अलग अलग तो नहीं करके लाओगे, और वही काम कोई तीसरा करके लाएगा। तो यहाँ बिल्कुल भी संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल क्या देखना है? किसकी किताबें देखनी है? मैथ की। यहाँ कोई चॉइस बेस तो काम नहीं हुआ। तो इनमें से ऊपर वाला सेट बनेगा या नीचे वाला बनेगा सेट? ऊपर वाले में तो संदेह आ रहा है, नीचे वाला बनेगा। ऊपर वाले में संदेह है ना? ऊपर वाले में आपको ये नहीं पता कि कौन रखा जाना है और कौन नहीं रखा जाना।
अच्छी किताबों में किनको रखा जाना है और किनको नहीं रखा जाना, इस विषय में आपको क्या है यहाँ संदेह है। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो पाया, इसलिए नहीं बना वो सेट। नीचे वाले में बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि हाँ जी पक्का किसकी बुक लेनी है, मैथ की। दुनिया में जितनी भी बुक हैं ढूंढ मारो, जितनी भी मैथ की बुक हैं सबको इसमें लिख दो। सबके पास इंटरनेट है घर, सब छानबीन कर सकते हैं। दुनिया में जितनी भी, सपोज करो 1 लाख बुक हैं, तो 1 लाख की 1 लाख सब लिख लाएंगे। तो कोई संदेह तो नहीं है। अच्छा इसमें अंग्रेजी की बुक आकर बैठ जाएगी, नहीं आकर बैठेगी, तो संदेह तो नहीं है कि सीधा सा मैथ की बुक जहां दिख रही है नाम लिख दो इसमें। लेकिन अच्छी बुक्स में आपको संदेह रहेगा कि कौन बुक अच्छी है और कौन बुक अच्छी नहीं है, और वो चॉइस बेस्ड भी होगा। मैथ की किताबों का सेट आज से 2 साल बाद भी यही रहेगा, सर्दियों में भी यही रहेगा और गर्मियों में भी यही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से सेट कौन सा बना, नीचे वाला बना। अच्छा नीचे वाले में कोई संदेह रह गया कि कौन चीज इसमें, इसमें क्या डालना है आपको, मैथ की बुक डालनी है। क्या आपको पता नहीं है मैथ की बुक कितनी है दुनिया में, है? इंटरनेट नहीं है आपके पास, इंटरनेट से खोज कर डाल देंगे जितनी भी होंगी, सारी डाल दो। तो दोनों का सेट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दोनों को कोई डाउट नहीं था। लेकिन अगर अच्छी किताबों की बात करी तो आपकी चॉइसेस अलग रहेंगी, आपकी चॉइसेस अलग रहेंगी। मैं तो कहता हूं मुझे तो एक भी किताब पसंद नहीं है, तो मेरे लिए तो खाली ही रह जाएगा। लेकिन सेट भाई साहब कभी नहीं बदलता। नेचुरल नंबर का सेट जानते हो क्या होता है? यही है। अब किसी तीसरे आदमी से पूछूं वो भी इसी को बताएगा, क्योंकि ये सेट है, ये सबके लिए समान रहेगा। पाकिस्तान में जाकर पूछोगे वहां भी ये वही रहेगा। तो सेट परिस्थिति के आधार पर नहीं बदलता। ठीक है, सेट यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह वो ही चीज मानी जाती है। अब ये चीज यूनिवर्सल क्यों है? कलेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ मैथ्स, आप पाकिस्तान के बालक से पूछो तो उसका भी जवाब वही आएगा जो आपने भर रखा था। ठीक है। भारत के बच्चे से पूछो, बुढ़े बाबा से पूछो, वही रहेगा। छोटे बच्चे से पूछो वही रहेगा, क्योंकि मैथ की बुक है फिक्स, सब इनको ही लिख देंगे। किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा, वो इंटरनेट पर एकदम से जाएगा, पूरी लिस्ट निकालेगा, इसमें भर देगा। लेकिन जहां बात आई गुड बुक्स की, तो हर आदमी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। ये आदमी टू आदमी बात वैरी करेगी, बदल जाएगी। कोई आदमी कोई जवाब देगा, कोई आदमी कोई जवाब देगा, सबका अलग अलग आएगा। इसलिए यहाँ क्या है, एम्बिग्यूटी है, संदेह है कि किन बुक्स को इसके अंदर रखना है और किन को बाहर रखना है। तो इसलिए ऊपर वाला बिल्कुल भी सेट नहीं है और नीचे वाला क्या है, सेट है। तो इसीलिए सेट की ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे जब तक भी पढ़ाई कर रहे हो जीवन में, कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कोई कलेक्शन जब वेल डिफाइंड हो जाए तो क्या बन जाता है, सेट। कलेक्शन है वेल डिफाइंड, हो गया, क्या बन गया, सेट बन गया। हो गई याद डेफिनेशन। अब इन्होंने कहा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, तो हमने वो भी लिखवा दिया कि वेल डिफाइंड से हमारा मतलब है कि हमारे पास कोई संदेह ना रहे, किसके रिगार्डिंग, कि किन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है, किन को एक्सक्लूड करना है, किन को अंदर रखना है और किन को बाहर रखना है, इस विषय में कोई संदेह ना रहे। मैंने एग्जाम्पल दिया, 2 कलेक्शन ले लिए और पूछा कौन सेट है और कौन नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स और कलेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ, या कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ द हटा दो, कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मैथ्स। तो नीचे वाले में तो आप 1 मिनट में सर्च कर लोगे, दुनिया में घूम लोगे 2-4 साल, कि भैया जितनी भी मैथ की बुक हैं मैं उनको इसमें लिख दूंगा मेहनत करके। लेकिन यहाँ बात संदेह रहेगा कि कौन अच्छी है और कौन अच्छी नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगी बात। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, वो ज्यादा क्लियर करवाएगा। आप लोगों में से मैं 2 लोगों से पूछता हूँ, ठीक है?
सपोज करता हूं आपसे पूछ रहा हूं जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, मुझे तीन अच्छे बल्लेबाजों का, बल्लेबाज बैट्समैन, क्रिकेटर, तीन अच्छे बल्लेबाज कह रहा हूं, तीन अच्छे बल्लेबाजों का सेट बताओ। बताओ कोई तीन अच्छे बल्लेबाज। विराट कोहली हो गया, विराट कोहली, उनसे मत पूछो, आपको बताना है जो आपको अच्छे लगते हो। रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, कौन? सचिन तेंदुलकर। हाँ जी, अब आपका नंबर आया, सेकंड वाले जो, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर हो गए, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। क्या भाई साहब दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। परसेंट टू, मैंने क्या मांगा था आपसे, मांगा क्या था? सेट मांगा था, अच्छे बल्लेबाजों का सेट। मैंने क्या बोला था? सेट, अच्छे बल्लेबाजों का सेट। आप लाए, आप लाए, लेकिन आप में तो दोनों में ही आपकी चॉइसेस अलग हैं, आपकी चॉइसेस अलग हैं। आपके मन में संदेह है किसको अच्छे में रखूं और किसको अच्छे में नहीं रखूं। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कहने का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ। अब एक बात बताओ, मैं ये कह देता हूं अब कि भैया वो बल्लेबाज अच्छा है। अब आपको, आपके संदेह को दूर करने के लिए वेल डिफाइंड करता हूं चीजों को। वो बल्लेबाज अच्छा है जिसने 50 ओडीआई शतक लगा रखे हैं, वनडे शतक लगा रखे हैं। अब बताओ ऐसा कौन है? 50 किसने लगा रखे हैं? एक आध का अंतर है उनमें, ठीक है। या मैं कह लूं जिनके 45 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा है, तो 45 से ज्यादा केवल दो ही लोग हैं इस दुनिया में। 45 से ज्यादा किस किस के हैं? एक तो सचिन तेंदुलकर के 45 से ज्यादा है, और एक विराट कोहली के। तो आप इंटरनेट, चलो आपको नहीं पता, आप इंटरनेट पर सर्च कर लोगे कि कौन ऐसे क्रिकेटर हैं। भाई अच्छे क्रिकेटर उनको माना जा रहा है जिनके पास 45 से ज्यादा शतक हो चुके हैं वनडे में। तो आप इंटरनेट पर एकदम से देखोगे कि भाई 45 से ज्यादा शतक किन के हो गए हैं, तो इंटरनेट तो बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। तो आपने पहले देखा अपने घर, और अगले दिन आपने मुझे ये जवाब दिया। अच्छा, इनके घर इंटरनेट अलग बता देगा क्या? वही चीज बताएगा। तो ये भी घर से क्या लेकर आएंगे? यही लेकर आएंगे कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। हाँ जी, अब ये सेट है, क्योंकि आपके यहाँ भी वही चीज है और आपके यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, चॉइस बेस कुछ नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये आपका सेट था, और इंट्रो में ही चल रहे हैं हम, क्योंकि हम शुरू ही कहाँ से कर रहे हैं? सेट से। सबसेट वगैरह आप जानते हो सारी चीजें, ठीक है, और बीच बीच में उठाते रहेंगे। सम नोन सेट्स की बात करते हैं। क्लियर हुआ आपको कि कहाँ एम्बिग्युइटी होती है, कहाँ संदेह होता है और कहाँ नहीं होता? मैं कह दूं, अच्छा एक बात बताओ भैया, बॉलीवुड में आप लोग ही दो दो पर ही काम कर लेते हैं। बॉलीवुड की अच्छी हीरोइनों का सेट दो, अच्छी हीरोइनों का, उन्हें मत देखो। हाँ, प्रीति जिंटा हो गया, चलो। कैटरीना कैफ, चलो इतना ही रहने दो, दो मांगी मैंने, ठीक है। हाँ, कुछ तो बताओ। अरे एक आध तो पता होगा। नहीं पता? किसका भाई जरूरी थोड़ी है जो हीरोइन आपको अच्छी लग रही है वो इन्हें भी लग रही होंगी, इन्हें कोई और अच्छी लग रही होंगी। ये ले आए सपोज टू बी, रवीना टंडन ले आए और रानी मुखर्जी ले आए। क्या मैंने तो मांगा सेट था, लेकिन आप अलग अलग जवाब ला रहे हो। तो यहाँ डेटा वेल डिफाइंड नहीं है। अब मैं वेल डिफाइंड करने के लिए एक चीज कि अच्छी किसको कहा जाए, अच्छी का क्या मानक रखूं? अच्छी का मानक मैं ये रख रहा हूं, जो हीरोइन 8 फीट से ज्यादा लंबी है वो अच्छी है। कितने फीट से?
है ऐसी कोई दुनिया में? नहीं है। तो दोनों ही क्या ले आओगे? सर हमें तो कोई नहीं मिली। एम्प्टी सेट। वेल डिफाइन है, बढ़िया, दोनों सेम आंसर लाए। पाकिस्तान में जाकर पूछ लो, वो भी यही कहेगा कि कोई हीरोइन 8 फीट से लंबी नहीं है, तो सेट आपका खाली रह जाएगा। अब हो गया डेटा वेल डिफाइंड। हाँ, तो सेट की डेफिनेशन क्या रही कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है। मैथ पढ़ने का यही रूल है, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा, अब आप बहुत बड़े लेवल पर पढ़ने वाले हो, और यहां से बड़े लेवल पर भी इसके बाद पढ़ोगे। समझे? जो कुछ क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको घर जाकर रिवाइज करना है, पूरी तरीके से वो याद रखना है। पुरानी चीज काम आती है अगली चीजों में। ठीक है, अगर आप पुरानी नहीं पढ़ रहे तो अगला आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम? सम नोन सेट्स। सम नोन सेट। नोन सेट्स। और नोन सेट्स का मतलब है ऐसे सेट जिनका आपको पहले से पता है। आप 12वीं क्लास पढ़कर आए हो, सेट आपका नाइन्थ में ही आ जाता है। नाइन्थ में आ जाता है सेट, टेंथ में आ जाता होगा, चलो 11th में आ जाता होगा, लेकिन आ तो गया है। ठीक है। तो आपको कुछ नोन सेट्स के बारे में बताओ, आप कौन कौन से सेट जानते हो? हम्म। नल सेट तो बेटा एम्प्टी सेट होता है। जैसे पहला हो गया, हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप एन से। और इसमें कौन कौन आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। इन्फिनिटी मत लगा लेना, कल मैंने रफ कॉपी देखी थी, पता नहीं कहाँ से लिख कर लाए थे। यहाँ इन्फिनिटी मत लगा लेना। नेचुरल नंबर सेट के अंदर इन्फिनिटी नहीं आता। ये भी नहीं कहेंगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है। सो ऑन। नंबर 2, रियल तो बेटा बहुत बाद में आएगा, पहले आएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और इसमें जीरो शामिल हो जाता है। 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। नंबर 3, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का। पूर्णांक पढ़े थे? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये इधर से माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आता है। ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता चला जाता है। ठीक है। इसमें सारे मतलब नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, और साथ में कौन आ जाता है? जीरो भी आ जाता है, और इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं पड़ी होंगी, सेट ऑफ रेशनल्स। ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, या सेट ऑफ रेशनल्स लिख दो खाली। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप क्यू से। इसमें होते हैं पी अपॉन क्यू टाइप के सारे नंबर्स। ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि पी अपॉन क्यू टाइप के सारे नंबर, जहां पी और क्यू बिलोंग कर रहे हो इस आई को, यानी पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स। क्यू आपका 0 के बराबर ना हो, और साथ में पी और क्यू को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हो? 1। इसका मतलब क्या है? मैं से पढ़ा हुआ, मैं से HCF GCD, कि पी और क्यू को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हो? 1। मतलब इसमें कैसे फॉर्म के नंबर आएंगे? पी अपॉन क्यू टाइप के नंबर आएंगे, जहां पी और क्यू बिलोंग कर रहे हो आई को, क्यू कैसा रहे? नॉन जीरो, और पी और क्यू को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो?
1। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा इसमें एक बात बताओ, 4/5 इसमें आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि 4 भी इंटीजर है, 5 भी है। ये आएगा, आएगा क्योंकि आई को बिलोंग कर रहे हैं, यहां से आ रहे हैं। अच्छा, ये आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? ये इंटीजर नहीं है ऊपर वाला, समझ गए? 1/2 आएगा। 2/4, 2/4। 1 और 2 को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 और दोनों को भाग, ऐसी संख्या जो 1 और दोनों को भाग करती है और सबसे बड़ी हो। 1। 2 और 4 को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या 2। 2 और 4 दोनों को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2। क्योंकि 2 ऐसा है, 2 2 को भी भाग कर देता है और 2 भाग कर देता है 4 को भी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 2 और 4 को भाग करने वाली? 2। लेकिन उनको लेना है जिनमें पी और क्यू को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो? 1। और वैसे भी जब 1/2 रखा जा चुका है तो 2/4 भी तो 1/2 ही होता है। तो फिर इसको नहीं रखा, इसको रखने की जरूरत क्या है? जब आपने 1/2 को रख दिया तो क्या 2/4 को रखने की जरूरत है? भाई जो एक बार आदमी बैठा दिया फिर उसको दोबारा रखने की जरूरत है? क्योंकि एक शब्द आया था, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। किसी एक एलिमेंट को आप दो बार नहीं रख सकते। तो जब आपने 1/2 रख दिया तो जरूरत नहीं है बिल्कुल भी 2/4 को रखने की। ठीक है। और हटाने का तरीका क्या है कि 2/4 अपने आप हट जाए? वो ये है कि पी और क्यू को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आपको पता चला? अच्छा मैंने अब एक, आप लोग बताओ क्यों 2/4 को हटा दिया? आप ये कह दो कि दोनों का जो मैस है या एच सी एफ है या जी सी डी वो 1 नहीं है, तो नहीं रखा जाएगा, ये शर्त पूरी नहीं हो रही। अब एक बात बताना, 3/0 इसको रख सकते हैं? क्यों? अरे ये देख लिया करो। पहली बात तो दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल यहां तक ठीक। लेकिन ये वाली खराब हो रही है, नीचे वाला क्या हो रहा है? जो इस कसौटी पर खरा उतर गया ना, केवल वो रखा जाएगा। 27/28। चेक करो 1 बाई 1 इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैसे? 27 और 28 दोनों ही क्या है? इंटीजर है। नीचे वाला कैसा है? नॉट इक्वल टू 0। और दोनों को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1। 1 ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग करता है, और 1 से बड़ा नंबर दोनों को भाग नहीं करता। 1 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को भाग कर दे। तो दोनों को भाग करने वाली यानी 27 और 28 का में से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो वो तीसरी वाली शर्त भी पूरी हो गई। तो बिल्कुल बैठेगा ये क्यू में। आ गई समझ में? ये बैठेगा क्या? जल्दी देखकर बताओ। 1/√2। हम्म अरे मान कुछ भी आओ, क्या दोनों इंटीजर हैं? बात खराब हो गई। इसमें वो, यहां इस कमरे के अंदर पढ़ने वो आ सकता है जो 12वीं पास हो। तो ऐसी शर्त पूरी करनी पड़ती है, समझिए? कि यहाँ कोई भी आ जाएगा पढ़ने एकदम से? वही तो आएगा जिसका एडमिशन हुआ हो, 12वीं पास कर रखी हो, वही तो आएगा। या कोई भी आकर बैठ जाएगा सड़क कहीं से भी? ठीक है, तो ये भी नहीं बैठेगा। समझ में आ गया? लेकिन मेरा जो ध्यान है, ये सब बातें आप पढ़ लेते हो किताबों में, लेकिन जो बातें नहीं मिलती उन पर ज्यादा ज्यादा फोकस है। कि 1/2 अगर बैठ गया तो 2/4 फिर नहीं रखेंगे। 4/8
बैठेगा नहीं बैठेगा? चेक करो 1 बाई 1 बहुत आराम से। नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? हाँ, 4 और 8 का में से 4 आ रहा है, तो इसलिए नहीं बैठेगा। क्या आना चाहिए में से? 1 आना चाहिए, यानी HCF क्या आना चाहिए? 1। सारी शर्त पूरी कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी, लेकिन ये नहीं कर पाया तो नहीं बैठेगा। समझ गए? ठीक है, तो ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ रेशनल्स या सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, हिंदी तो देखो बेटा आपको छोड़नी पड़ेगी, पढ़ाते तो खैर हम हिंदी में ही है, लेकिन जो भाषा यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे? इंग्लिश। अब आपको समुच्चय वगैरह इन सबको छोड़ना पड़ेगा। नंबर 5, सेट ऑफ इरेशनल्स नंबर। सेट ऑफ इरेशनल्स या इरेशनल नंबर्स, जो नंबर रेशनल नहीं है, ऐसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं है, क्या बन जाते हैं वो? इरेशनल्स। तो पहले इसको लिख लेते हैं और इसको डिनोट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू सी से, कि ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, सच दैट, वही बात लिख दो कि पी और क्यू बिलोंग कर रहे हो आई को, क्यू बराबर ना हो नॉट इक्वल टू 0 के। बस इतना ही लिख दो, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जहां पी और क्यू क्या हो? इंटीजर, और क्यू कैसा हो? नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर कौन से सेट में बैठते हैं? सेट ऑफ इरेशनल्स में। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या इसमें बैठेगा? हम्म, क्यों? पी अपॉन क्यू में हो रहा है, नहीं बैठेगा बिल्कुल भी। ये बैठ जाएगा, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये पक्का बैठेगा किसमें? इसमें। ठीक है, आगे बात समझ में? अब बात चलते हैं नंबर 6, जो आपने बोला था सेट ऑफ रियल नंबर। देखो कितना टाइम लगा रियल तक पहुंचने में। सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसको डिनोट करते हैं आर से। आर के लिए एक काम कर लो, ये ऊपर वाला सेट क्या था? सेट ऑफ रेशनल्स। और ये क्या था? इरेशनल्स। इन दोनों सेट को एक जगह बंद कर दो, मतलब इन दोनों सेट का कर दो यूनियन। मतलब ऊपर वाले के भी एलिमेंट ले लो, नीचे वाले के भी एलिमेंट ले लो, कौन तैयार हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर तैयार हो जाएगा। तो अगर Q का यूनियन कर दूं Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो कौन तैयार हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? और किससे डिनोट करते हैं इसको? आर से। 7 पर आ जाओ। ये पढ़े तो होंगे आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े? पढ़े हैं। हाँ, तो इसको लिख लेना कि ये सेट होता है ए प्लस आई बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। जब ए और बी रियल सेट से आ रहे हों, तो ए प्लस आई बी टाइप के जितने भी नंबर बनेंगे, वो कौन से को सेट में बैठते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। और आई से तो परिचित हो गए, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1, देखा हुआ है? हाँ, तो ये आपके कुछ नोन सेट थे, इनके विषय में जानकारी हो तब आप मैथ पढ़ने लायक होते हो। अगर इनके विषय में जानकारी नहीं है तो बात खराब हो जाएगी। ठीक है जी। अभी पहले हम कौन से सेट उठा रहे हैं? सम नोन सेट। अगर आप इनके विषय में भी जानना चाह रहे हो, सम मतलब इवन इंटीजर। इवन इंटीजर 2 के मल्टीपल होते हैं, जैसे -2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, ये तो जनरल चीजें हैं। ठीक है, और कौन सा बोला? विषम संख्याएं जो 2 के मल्टीपल नहीं है, तो -3, -1,
1, 3, 5, 7, ये विषम संख्याएं हो गई। और बोलो। भाज्य भाज्य, भाज्य भाज्य है, प्राइम और कंपोजिट से आएगा। ठीक है, चलो जोड़ लेता हूं मैं, तुमने बात कर दी तो। नंबर 8 पर आ जाते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम। लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि प्राइम क्या है। प्राइम नंबर्स, हाँ, जो 2 से ज्यादा बार, हाँ जी, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। हाँ, एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर 1 भी तो भैया, जो एक से भी भाज्य है और स्वयं से भी और किसी से है नहीं, तो क्या ये भी प्राइम होगा? ये भी होगा फिर तो आपके अकॉर्डिंग। ये 1 से भी कट जाता है और स्वयं से भी कट जाता है, तो इसका मतलब ये प्राइम होना चाहिए। आप अपनी डेफिनेशन में बस एक सुधार करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कि 1 से बड़े ऐसे नंबर, 1 से बड़े ऐसे इंटीजर, क्या बोलो साफ साफ, इंटीजर, पूर्ण संख्याएं, लेकिन पूर्ण संख्याएं वगैरह छोड़ दो। 1 से बड़े ऐसे इंटीजर जिनके पास केवल 2 डिवाइजर हों, डिवाइजर का मतलब है भाग करने वाले, केवल 2 डिवाइजर हों, एक तो 1 और एक नंबर खुद, वो नंबर कैसे नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, कि एनी नंबर ग्रेटर देन 1, greater than 1, which has only two divisors, only two divisors, namely 1 and itself, are called prime numbers. या फिर एक बात कह लो, तो एक सुधार इसमें कर लेंगे, एनी नंबर ना बोलकर एनी पॉजिटिव इंटीजर कर लो। क्या कर लो? पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं जी? हाँ, 1, 2, 3। एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़े ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनके पास केवल कितने डिवाइजर हों? 2। एक वर्ड यूज किया, ओनली। केवल कितने डिवाइजर हों? 2। कौन कौन? एक तो 1 और एक नंबर स्वयं, इसके अलावा और कोई डिवाइजर ना हो, केवल 2 डिवाइजर हो, ओनली वर्ड यूज हो गया। तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स को एक सेट में बंद कर दो, वो प्राइम नंबर का सेट बन जाता है। अब जब आपने प्राइम की बात करी दी है, तो हम बिल्कुल बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की, जिनको आप भाज्य बोल देते हो। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स के ऊपर? बात भी तो कर लें, कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कौन कौन? हाँ, 2, 3 आएगा, 5 आएगा बिल्कुल, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या होंगे? प्राइम होंगे। पहली बात तो 1 से बड़े हैं, और
कोई भी उठा लो, उसके पास केवल दो डिवाइजर हैं। कितने डिवाइजर हैं? केवल दो डिवाइजर हैं, एक तो 1 और एक नंबर स्वयं। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर greater than 1, greater than 1 is said to be is said to be composite, is said to be composite if it is not a prime, not a prime। 1 से बड़ा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो प्राइम नहीं है, क्या बन जाएगा? कंपोजिट बन जाएगा। 1 से बड़े ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो प्राइम नहीं है, आप किसको समझ गए? प्राइम को समझ गए? 1 से बड़े ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो प्राइम नहीं है, वो क्या बन जाएंगे? कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। अच्छा, 1 तो आएगा नहीं ना, तो 1 प्राइम में बैठेगा और ना ही बैठेगा कंपोजिट में, तो फिर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे? 4 हो गया, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, एंड सो ऑन। बताओ। भाज्य भाज्य नहीं, अब चलेंगे आपके प्राइम और कंपोजिट। जो 1 से बड़े ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है, पक्का क्या होंगे? हाँ, याद रखना ये बात, अगर आप भूले ना कि 1 से बड़े कहना भूल गए, बात खराब हो जाएगी, डेफिनेशन खराब हो जाएगी आपकी। समझ गए? तो ये कुछ नोन सेट्स थे। और बताओ, कुछ और आपको क्लियर करना हो। रेशनल्स और इरेशनल पहचानने का तरीका मिल गया? क्या मिला? रेशनल नंबर के लिए एक एक्स्ट्रा एक नोट के तौर पर बात है, ये रेशनल और इरेशनल पहचानने का तरीका आपने एक तो ये देख लिया कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, P और Q इंटीजर हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और P और ये बाद में हो जाएगा, बस इतने में हो जाए तो रेशनल हो जाता है। और जो रेशनल नहीं है वो पक्का क्या होगा? इरेशनल। लेकिन एक तरीका और है, रेशनल के लिए एक बात होती है, या इरेशनल्स के लिए। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रेशनल्स के लिए क्या आएगा? आइदर रिपीटिंग या अदरवाइज लिख लो, अदरवाइज। कि अगर इनमें से ऊपर वाले में से एक भी बात खराब हो गई ना, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब है कहीं भी रिपीट नहीं करते और कहीं भी टर्मिनेट नहीं करते, खत्म नहीं होते। लेकिन अगर एक भी बात खराब हो गई, यानी कहीं रिपीटिंग हो गया या टर्मिनेट कर गया, तो नंबर अपने आप क्या बन जाएगा? रेशनल बन जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, 25 क्या चलता चला जा रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये वाली बात खराब हो गई, तो कैसा हो गया? 25 रेशनल हो गया। 25.3472 नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो रहा है कहीं जाकर, तो कैसा होगा? मैंने कहा ऊपर वाले में से
एक भी कंडीशन खराब हो जाए तो रेशनल हो जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात करता हूं, पाई, आगे कुछ भी, ऐसे लिख दिया मैंने। कौन सा नंबर है, पाई। कभी भी ये टर्मिनेट नहीं करेगा, कैसा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और कहीं भी ये रिपीट करना स्टार्ट नहीं करेगा, कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा, देख लो, अलग अलग ही आ रहे हैं सारे, कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा। मतलब रिपीट करने का मतलब बताऊं क्या होता है, अरे रिपीट रिपीट करने का मतलब होता है 22 को 7 से भाग करो, 7 × 21, पॉइंट लगा लो, 7 × 7, यहाँ 3 आ गया, 7 × 4 = 28, कितना आ गया, 2, 7 दूनी 6, 7 × 8 = 56, बचा कितना, 4, 7 × 5 = 35, कितना आया, 5 आ गया, 7 × 7 = 49, कितना आया, 7 × 7, कितना आया, 3, और 7 × 4 = 28, भाग चलता चला जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 142857, 142857, 142857, 142857, पूरी जिंदगी चलता रहेगा ये है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहे हैं रिपीट या नहीं, इसमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है। पहली बात तो खत्म नहीं हो रहा, और पहली बात तो रिपीट नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, तो नॉन रिपीटिंग वाली बात ट्रू हो गई, और कहीं खत्म हो रहे हैं जाकर, चलते ही चले जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग की बात हो गई, तो ये नंबर कैसा होगा, पाई, इरेशनल। अब बात करूं 22/7 की, 22/7 लिख लिया 3.142.857, 142857, 142857, 142857, 142857, एंड सो ऑन। हमने ये कहा था अगर ऊपर वाले में से एक भी बात खराब हो जाती है, दोनों ही बात खराब हो जाती है, तो नंबर क्या बन जाता है, रेशनल बन जाता है। पहली बात तो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं भी खत्म नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, तो ये तो खराब हुई नहीं। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है क्या ये रिपीटिंग है, ये कैसा है, रिपीटिंग है, ये कर रहा है रिपीट, कर रहा है ना, तो ये वाली कंडीशन खराब हो गई, तो तुरंत ये फिर इरेशनल नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, रेशनल। तो ये दूसरा वाला नंबर क्या है, रेशनल है पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती, वो तो बचपन में सवाल कराने के लिए दे दी थी उन्होंने। ठीक है, कहाँ तक मैच करती है, डेसिमल के 2 डिजिट तक मैच करती है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मैच करती है, कर रही है ना, इसलिए सवाल कराने के लिए दे दी थी। पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती, क्योंकि पाई कैसा है, इरेशनल, और 22/7 कैसा है, रेशनल। आगे बात समझ में, तो ये एक और क्राइटेरिया था रेशनल और इरेशनल पहचानने का। ठीक है, हाँ जैसे मैं बात करूं, अब आप कोई नंबर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो रेशनल है या इरेशनल है बोलो, हाँ, √2,
बोलो वैल्यू क्या होती है रूट टू की? मोबाइल में देख लो, रूट टू की वैल्यू निकालो क्या होती है। अभी रूट टू खुद ही बता देगा। रूट टू की वैल्यू 1.414213562 एंड सो ऑन। हाँ जी, हाँ देखो बेटा, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा। क्या रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा, तो पक्का क्या होगा? इरेशनल होगा। मिल गई बात? और कोई पकड़ कर लाओ, एक और पकड़ लाओ। √9। हाँ रुक जाओ, √9 क्या हो गया? 3 टर्मिनेट कर रहा है बस, तो अपने आप ही क्या हो गया? रेशनल हो गया। और बोलो। √5 ले लो चलो, √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू जल्दी से लिख लेते हैं हम। ये होती है 2.236067 977 एंड सो ऑन। बताओ कैसा है? पहले इन शब्दों में से बताओ कौन कौन से इसमें होल्ड कर रहे हैं। क्या नॉन रिपीटिंग है? हाँ। हाँ। नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। अब मैं लिख दूं एक, सपोज करो मैं अपना यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह है थोड़ी सी। 24/25, 24/25। वैसे तो देखने में आपको रेशनल नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें इस क्राइटेरिया से देखना है। तो 24/25 0.96 ये आएगा। कितना आएगा? 0.96। चलो आप इसमें जीरो जीरो भी लगाते रहो, ऐसे लिख सकते हैं ना, कितने ही जीरो लगाते चले जाओ, लो ऐसे करते चले जाओ। क्या क्या हो रहा है इसमें? अगर मान लो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो फिर भी रिपीट तो कर रहा है, करने लग गए जीरो रिपीट, तो वैसे रेशनल हो गया। और अगर इतना ही छोड़ दो, 0.96 पर ही छोड़ दो, तो टर्मिनेट भी कर गया, अपने आप ही क्या हो गया? रेशनल रेशनल। तो ये कंसेप्ट क्लियर है? ये जो क्लासेस हैं ये आपको दोबारा से घर रिपीट करनी है, और सब कुछ बढ़िया वाला पढ़िए, ठीक है? कुछ चीज छूट जाती है उसको लिख लीजिए, उसको पढ़िए, जैसे लाइव में छूट गई या ऑफलाइन में छूट गई। ठीक है? हाँ।